हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर की नीट जेई फाउंडेशन बैचेस के फिजिक्स के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आज बिरसा मुंडा जयंती है, तो मेरे सभी भाइयों को बिरसा मुंडा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, जय जोहार सभी लोगों को युवराज सर की तरफ से। और युवराज सर आप लोगों को वेलकम कर रहे हैं आपके अपने चैनल की अपनी क्लास में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स को। आज टर्न केमिस्ट्री का है, लेकिन मैंने कहा था कल भी अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विद द फिजिक्स। लॉज ऑफ मोशन जो है वो आज हम लोग खत्म करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से उन लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फर्स्ट बाकी नेक्स्ट थिंग उन लोगों के लिए जो कि मुझसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि रोज रात को 8 बजे आपकी नीट जेई फाउंडेशन बैचेस होती है। अल्टरनेट डेज पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कुछ कारणों से जो क्लासेस है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, बट अब जो क्लासेस हैं वो ओवरऑल कंटिन्यू रहेंगी। प्लस पीडीएफ्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही क्लास में हमारा कोई भी चैप्टर जो है वो फिनिश होगा, देन यू विल जस्ट डायरेक्टली गो टू द टेलीग्राम फॉर द पीडीएफ। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में लॉज ऑफ मोशन के बारे में ऑलरेडी ले चुका हूँ और उसमें बहुत सारी बेसिक सी जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोगों को स्टार्ट करना, जस्ट गिव मी अ मिनट। आज हम लोगों को जो है वो स्टार्ट करना है राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड से। मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोगों को कल बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होता है। तो देखिए, व्हेन अ व्हीकल गोज राउंड अ कर्व रोड, जब भी एक व्हीकल क्या होगा आपके कर्व्ड रोड के ऊपर राउंड राउंड घूमेगा, राउंड घूमेगा आपके काय पे कर्व्ड रोड के ऊपर, इट रिक्वायर्ड सम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसे किस फोर्स की जरूरत होगी, उसे आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। जिन लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं इन शॉर्ट बता दूं। वैसे तो कल मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था। अगर आप लोग चाहते हैं तो वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं। फिलहाल एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के लिए इसेंशियल होता है अगर वो एक सर्कल में घूमना चाहती है यूनिफॉर्मली, मतलब एक ही सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर घूमने के लिए रेडियस से जो प्रेशर फोर्स लगेगा। ये देखिए यहाँ जो फिगर है, इस डायग्राम को देखिए, जो ऊपर वाला जो डायग्राम है, इसमें अगर कोई भी बॉडी घूमना चाहती है तो उसे जो फोर्स की एसेंशियलिटी है वो फोर्स आपका कौन सा कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। तो जब भी एक व्हीकल कर्व्ड रोड के ऊपर चलेगा, उल्ट मतलब कर्व्ड रोड के ऊपर राउंड करेगा, तब उसे कि थोड़े बहुत सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी। While rounding the curve, the wheels of the vehicle have tendency to leave the curve path and regain the straight line path। एक चीज के बारे में जो मैंने आपको बताया था, टेंडेंसी ऑफ अटेनिंग द सेम पोर्शन, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। तो जब वो कर्व के आइट साइड में व्हील्स घुमाएंगे टायर के, तो उनके अंदर टेंडेंसी होगी कि वो कैसे चले जाएं, स्ट्रेट लाइन पे चले जाएं। क्योंकि नेचुरली कोई भी बॉडी का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। इन सभी के बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे। अगर आप लोग ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग एक बार वो लेक्चर जरूर देखिएगा। तो देखिए क्या कहें कि जब भी एक व्हीकल आपके कर्व रोड के ऊपर जाता है तो उसे कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और जब वो कर्व के आइट साइड घूम रहा होता है तो व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में क्या चले जाएं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड अपोजेस दिस टेंडेंसी ऑफ द व्हील्स। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है आपका गाड़ी के व्हील्स के बीच में और रोड के बीच में, वो क्या करता है, व्हील्स की इस टेंडेंसी को अपोज करता है। दिस force of friction therefore acts towards the center of the circular track and provides the necessary centripetal force। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ये किस तरफ एक्ट करता है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है। और जो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या करता है, इसे प्रोवाइड करता है। 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द कार। ये कार है, इसके ऊपर जो 3 फोर्सेज हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके एक्ट कर रहे हैं। आप इस डायग्राम में भी इस चीज को देख सकते हैं। चलिए
द वेट ऑफ द कार mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये कार है, इस कार का एक वेट है mg। mg मतलब क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी वजह से इसे g से रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा कि जो कार है वो किस डायरेक्शन, जो कार का जो वेट है वो कैसा जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा है। कार का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स आपका काम कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द रोड ऑन द कार एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है आर कार के ऊपर, वो ऊपर की तरफ जो है वो काम कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स एफ अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड टुवर्ड्स द सेंटर, और फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है इस सरफेस के ऊपर। ठीक है। as there is no acceleration in the vertical direction, r minus mg is equals to 0 और r is equals to mg। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से r किसके बराबर हो जाएगा, आपका mg के बराबर हो जाएगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑन द रोड। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा आपका सर्कुलर मोशन के लिए, वो किस तरफ एक्ट करेगा, सरफेस ऑफ रोड पे एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगा। तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो अल्टीमेटली ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप इसे देख सकते हैं, और ये इक्वेशन आप लोगों का यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। द वैल्यू डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व। जो वैल्यू होगी, इंपॉर्टेंट बात है कि जो वैल्यू होगी वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, आपकी रेडियस के ऊपर अल्टीमेटली वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। अगर हम लोग बात करें बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में, कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या फिनोमेना क्या कहता है, तो द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव इट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड आने वाले हैं, तो आई विल शो यू। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक साइक्लिस्ट जब भी टर्न लेता है एक सर्कुलर पाथ में, तो वो बेंड होता है, वो सेंटर की तरफ हल्का सा हम बैंड होते हैं। हम लोग भी जब गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, हमें टर्न मारना होता है, तो हम थोड़ा सा जो है वो सेंटर की तरफ बैंड होते हैं। आखिर हम लोग बैंड क्यों होते हैं, ये बैंड होने का जो रीज़न है वो रीज़न क्या है, ये रीज़न समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, व्हेन अ साइक्लिस्ट टेक्स टर्न ही ऑल्सो रिक्वायर्स सम सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी एक साइक्लिस्ट क्या करता है, टर्न लेता है, तो उसे भी क्या चाहिए, थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्मली मोशन करने में मदद करे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो जब भी एक साइक्लिस्ट क्या करता है, टर्न लेता है, तो उसे थोड़ा सा क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। इफ ही कीप्स हिमसेल्फ वर्टिकल व्हाइल टर्निंग, अगर वो अपने आप को वर्टिकल मतलब स्ट्रेट रखे टर्न देते टाइम, हिज वेट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। तो उसका जो वेट है उसे कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगी ग्राउंड की। इन दैट इवेंट ही हैज टू डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड टू ऑब्टेन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्मॉल एंड अनसर्टेन, डिपेंडेंस ऑन इट इज नॉट सेफ। देखिए, इस पैराग्राफ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। हम लोग बहुत समय से साइकिल चलाते आ रहे हैं, लेकिन इस विषय में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब भी एक साइकिलिस्ट टर्न लेता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स की होगा उसके पास, तभी वो सेफली जो है वो मूव कर पाएगा। अब अगर वो अपने आप को वर्टिकल रखे, स्ट्रेट रखे, बेंड ना हो, अगर एक कंडीशन में मैं मान लूँ कि साइकिलिस्ट बेंड नहीं हो रहा है, तो उसकी बॉडी का जो वेट है उसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ऐसे स्ट्रेट, ये देखिए, ये जो ऐसे स्ट्रेट फोर्स है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, ऐसे स्ट्रेट फोर्स क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा, उसकी बॉडी को, है ना। अभी हम लोग तब उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ जिस कंडीशन में साइक्लिस्ट आपका बैंड नहीं हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा होगा, उसका ग्राउंड की तरफ एक्ट करेगा, है ना। और इस इवेंट में उसे कंप्लीटली सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए उसे कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, उसकी साइकिल के टायर के और उसके रोड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसके ऊपर कंप्लीटली एक साइक्लिस्ट को डिपेंड होना होगा। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही अनसर्टेन होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर अगर आप सिर्फ डिपेंड करते हैं, तो ये कहीं से भी जो है वो सेफ नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली कंडीशन क्या होगी, यहाँ तक सभी आप लोगों को समझ में आया। मैं एक बार शॉर्ट में फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी एक साइक्लिस्ट क्या करता है, टर्न लेता है,
तो उसे टर्न लेने के लिए थोड़े बहुत सेंट्रिपिटल फोर्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। अगर वो टर्न लेते टाइम अपने आप को वर्टिकल रखेगा तो उसकी बॉडी का वेट नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड की होगी वो बैलेंस करेगी, और इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स जनरेट करने के लिए उसे फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत, उसे फ्रिक्शन पर डिपेंड होना होगा जो कि उसकी साइकिल के टायर और ग्राउंड के बीच में लग रहा है। लेकिन इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बहुत ही कम होता है, इसलिए आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर obtaining centripetal force, the cyclist has to bend a little inwards from his vertical position। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को ना, वो फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड ना हो, अपनी डिपेंडेंस को फ्रिक्शनल फोर्स से अवॉइड कर सके। इसी वजह से एक साइक्लिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो थोड़ा सा अंदर की तरफ बैंड हो जाए। By doing so, component of normal reaction in the horizontal direction provides the necessary centripetal force। इसी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ा सा बैंड हो रहा है, उस बैंड होने वाले डायरेक्शन में जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या करेगी, उसे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगी। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ बेंडिंग विद वर्टिकल, सपोज m हमने क्या माना है, साइक्लिस्ट का मास माना है, v हमने क्या मानी है, वेलोसिटी मानी है, टर्न होते टाइम r जो है वो रेडियस होगा आपके सर्कुलर पाथ का, और थीटा जो है वो उसका बेंडिंग एंगल होगा जितना वो जो है वो बेंड हो रहा है। In the figure we have shown weight for the cyclist mg acting vertically downwards at the center of the gravity c। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी हमने क्या माना है, c माना है। साइक्लिस्ट का जो वेट है वो नीचे वाली तरफ mg जो है वो काम कर रहा है, ये जो है r उसका हॉरिजॉन्टल फैक्टर यहाँ पर होगा। इट एक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। r कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और जो r है, जो आपका जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, सॉरी आपका ये जो r है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक r cos थीटा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये वाला जो हमने नहीं लिया है, और एक r sin थीटा अराउंड सर्कुलर डायरेक्शन, ये वाला जिसे हमने सपोज किया है। वर्टिकल वाला क्यों नहीं करेंगे नॉर्मल रिएक्शन में, सपोज मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि उसकी वजह से हम पूरी तरह से फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हम लोग पूरी तरह से जो है वो आपके फ्रिक्शन वाले फोर्स के ऊपर डिपेंड करें। चलिए आगे हम लोग बात करें तो इक्विलिब्रियम में r cos थीटा जो है वो साइक्लिस्ट का बैलेंस को आपका वो करेगा, बैलेंस करेगा। इस वजह r cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, और r sin थीटा जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसी वजह से r sin थीटा mv स्क्वायर अपॉन में r के बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया, ये सेकंड वाला इक्वेशन है, फर्स्ट वाला इक्वेशन है, सेकंड वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो r sin थीटा mv स्क्वायर अपॉन में r, ये फर्स्ट वाली सेकंड वाली इक्वेशन है, और r cos थीटा mg से इसे मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। अब r से r आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट गिव मी मिनट, मैं कर्सर ऑन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आसान रहेगा आप लोगों के लिए पहचानना कि मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ओके तो देखिए यहाँ पर ये जो r है, इस r से क्या होगा, ये वाला r कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन बाय कॉस मैथमेटिक्स का रिलेशन हम सभी लोग जानते हैं कि साइन के अपॉन में अगर कॉस है तो वो 10 हो जाएगा, 10 थीटा। इस m से एक m भी कैंसिल हो जाएगा, और v स्क्वायर के अपॉन में क्या बच जाएगा, आर जी जो है वो बच जाएगा आपके v स्क्वायर के अपॉन में। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, होप सो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा, इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियरली थीटा वो डिपेंड अपॉन वी एंड आर, साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वी और आर के ऊपर डिपेंड कर रही है। फॉर अ सेफ टर्न थीटा शुड बी स्मॉल फॉर विच वी शुड बी स्मॉल। अगर एक सेफ टर्न के लिए थीटा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और थीटा कम हो इस वजह से वी, यानी कि जो वेलोसिटी है साइक्लिस्ट की वो कम होनी चाहिए। मतलब अगर आपको टर्न मारना है तो अपनी साइकिल की स्पीड आपको कम रखनी होगी, अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन रेडियस से थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप जितना बड़ा टर्न लेंगे उतनी आसानी से आप क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। ठीक है, एक बात है कि एक सेफ टर्न, दिस मीन्स अ सेफ टर्न वुड नाइदर, दिस मीन्स अ सेफ टर्न वुड नाइदर बी फास्ट नॉर शार्प। कि एक सेफ टर्न कभी भी तेज स्पीड में आप लोग नहीं ले सकते, ना ही बहुत शार्पली भी नहीं ले सकते। इसका आपको बहुत ही विशेष जो है वो यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टर्न लेने के लिए स्पीड कम होनी चाहिए, और एरिया बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा ज़्यादा एरिया होना चाहिए टू टेक टर्न। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सूडो फोर्स।
क्या होता है सूडो फोर्स? तो सूडो वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता दूं, इट्स रिलेटेड टू इमेजिनरी, जो होता नहीं है बस मान लिया जाता है। तो ऐसा फोर्स जो एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं है बट हमने सिर्फ मान लिया है, वो क्या होगा? सूडो फोर्स। इफ ऑब्जर्वर ओ इज नॉन इनर्शियल विद एक्सेलरेशन एओ एंड स्टिल वांट्स टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन पी, देन ऑब्जर्वर को जो है वो सूडो फोर्स को वो करेगा रियल फोर्स की जगह। सूडो फोर्स का मतलब ऐसा होता है काल्पनिक फोर्स हो जाएगा, ये रियल फोर्स नहीं होगा। तो कोई भी ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल है एक्सेलरेशन के साथ, वो एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रहा है और फिर भी सेकेंड लॉ लगाने की कोशिश कर रहा है पार्टिकल पी के ऊपर, तो वो जो फोर्स ऑब्जर्व करेगा उसे सूडो फोर्स कहा जाएगा। और सूडो फोर्स एग्जैक्टली होता है क्या कि रियल फोर्स नहीं होता है, इट्स जस्ट एन इमेजिनरी फोर्स। तो सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू एम, एम क्या है? मास, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, एम पी मतलब मास ऑफ पार्टिकल पी, और ए नॉट का मतलब है एक्सेलरेशन कैसा है? नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर क्या कहता है? एफ रियल प्लस एफ सूडो इज इक्वल्स टू एम पी प्लस ए पी ओ, दैट इज इफ एफ रियल क्या होगा? ये होगा, और एफ सूडो क्या होगा आपका? ये होगा, वेर APO is the acceleration of P with respect to the observer O. This is what your pseudo force. चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपको याद क्या रखना है? if observer is in rotating frame, the pseudo force is called centrifugal force. Remember, pseudo force is required only and only if observer is non inertial. अगर observer non inertial है तभी pseudo force जो है वो आपका होगा। फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अ फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। इट कॉज अ बॉडी टू स्टार्ट मूविंग इफ इट्स इनिशियल पाथ ऑफ मोशन। की फोर्स आपका अल्टीमेटली क्या होगा? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, तो सूडो फोर्स आप सभी लोगों को क्लियर होगा। सूडो फोर्स में किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट तो नहीं है। फोर्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तीन चीजें जो है यहाँ पर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी मैंने आप लोगों को बता दी। न्यूटन ने टोटल 3 लॉ ऑफ मोशन दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिन भी लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ा है वो लोग मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर जा करके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है ये, क्योंकि इसके बाद में अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। सेकंड लास्ट टॉपिक है ये आपका इस चैप्टर का। इसके बाद में मैं मंकी वाला टॉपिक मुझे आपको और बताना है, एंड देन फाइनली दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी एंड। तो चलिए, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में दो तरह की जो है प्रॉब्लम हुई है। टू फाइंड अननोन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी गिवन द बॉडीज एक्सेलरेशन। एक वो अननोन फोर्स जो किसी भी बॉडी को एक्ट कर रहा है, जो उस बॉडी को एक्सेलरेशन दे रहा है, उसे हम लोग फाइंड नहीं कर पाए हैं। और जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर मोशन ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी का फ्यूचर मोशन कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो न्यूटन के लॉ ने जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मदद की है। ड्रॉ सिंपल नीट डायग्राम ऑफ द सिस्टम, आइसोलेट द ऑब्जेक्ट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से अल्टीमेटली आपको ये सारी चीज़ें जो है मिलेंगी कि देखिए, and velocity at for kind of problem we use Newton's law of motion, for either kind of problem we can use Newton's law of motion। दोनों ही प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग न्यूटन के लॉ को यूज कर सकते हैं। और इन्हें सॉल्व करने के लिए जो जनरल स्ट्रैटेजी है वो क्या है? सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए आप सिस्टम का। उसके बाद आइसोलेट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुज मोशन इज बीइंग एनालाइज्ड। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दीजिए, हर चीज से आप एनालाइज कर दीजिए और एक फ्री डायग्राम बनाइए। उसके बाद में कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट्स आपको उसके लिए बनाने हैं, कंपोनेंट को सॉल्व कीजिए, एंड एट लास्ट यू गेट द आंसर। ये एक थ्योरेटिकल चीज है, थोड़ा सा आप रट लेंगे इस चीज को तो हो जाएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसर्निंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से कंसर्न करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या है? द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द बॉडीज कंपोजिंग अ सिस्टम आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। जो फोर्सेस दो बॉडीज के बीच में काम करते हैं उन्हें इंटरनल फोर्सेस जो है वो कहा जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी ऑफ अ गिवन सिस्टम बाय द बॉडी आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्सेस। और जो फोर्स बाहर, देखो जो फोर्स अंदर लगेगा वो इंटरनल फोर्स, और जो फोर्स बाहर लगेगा या बाहर से आएगा वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। whenever one force acts on the body it gives rise to another force called reaction। जब भी एक फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर लगेगा तो वो अपने साथ एक और फोर्स को जन्म देगा। उस फोर्स को क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो एक्शन होगा और जो सामने से आ रहा है वो रिएक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, body remains at rest or moves with uniform velocity unless acted upon external force।
दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को आप क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बस यही बात जो है वो न्यूटन के इसमें कही गई है। अपरेंट वेट ऑफ बॉडी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। तो ये जो चैप्टर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्रिटिकल फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज के डायग्राम्स हैं, एक बार इन्हें देख लीजिएगा, इनके फॉर्मूलाज आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एंड देन दिस चैप्टर इज कम्स टू एन एंड फॉर यू। आज के लिए इस लेक्चर को मैं बस यहीं पर बंद करूंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन जो है वो आज आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। होप सो इस चैप्टर में किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपके इस चैप्टर में किसी भी तरह के डाउट्स रह गए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, प्लीज कमेंट में डाउन योर क्वेरीज। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, और मुझे दीजिए इजाजत। अब हम लोग मिलेंगे फिजिक्स की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप लोगों के कमेंट्स जो मैक्सिमम रहेंगे तो आई विल टेक दैट टॉपिक फॉर यू। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।